नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए विषय पर चर्चा लेकर। आज हम चर्चा करेंगे सिविल सूट्स और लिमिटेशन एक्ट के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे आज के विषय विशेषज्ञ हैं 4th डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ऑफ भोपाल से श्री धर्मेश भट्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपने कीमती वक्त निकाला, हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको याद दिला दें सभी दर्शकों को कि ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप टेलीफोन के माध्यम से हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और सिविल सूट और लिमिटेशन एक्ट से संबंधित उचित कानूनी मशवरा आपको आज के हमारे विषय विशेषज्ञ देंगे। हमारे टेलीफोन नंबर्स टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप उसके ज़रिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। सर, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम नागरिकों के लिए आप सिविल सूट्स को किस तरह परिभाषित करेंगे? ये सिविल और क्रिमिनल सूट्स का क्या डिफरेंस है, आप बताएं प्लीज़। देखिए, सिविल सूट्स जो हैं वो किसी भी संपत्ति और पद से संबंधित जो विवाद होते हैं जी उनसे संबंधित प्रकरणों के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो सिविल सूट्स कहलाते जी हैं। जी जी। और जो आपराधिक केसेस होते हैं उनके लिए क्रिमिनल केसेस होते हैं। हाँ। तो सिविल सूट्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जी। और उनका जुरिस्डिक्शन कैसे तय होता है, उनके लिमिटेशंस क्या रहते हैं, परिसीमा काल मतलब कितने समय में वो किस तरह के केसेस पेश होने चाहिए, किन न्यायालयों में पेश होने चाहिए, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। जी जी। इसके साथ ही आपसे लिमिटेशन एक्ट का भी संक्षिप्त जानकारी बताएं कि वो किस विषय पे, क्योंकि विस्तार से हम आगे कार्यक्रम में जानेंगे, लेकिन लिमिटेशन एक्ट का क्या उद्देश्य है? देखिए, लिमिटेशन एक्ट जैसे नाम से ही है कि ये किसी चीज़ की लिमिट के बारे में है। हाँ। तो आप किस तरह की रिलीफ के लिए, किस तरह के केसेस के लिए कितने समय में आपको कोर्ट के दरवाजे को खटखटाना है, कितने समय में आपको केस लगाना है, एप्लीकेशंस लगानी है, अपील लगानी है, ये सारे ही चीज़ों का जो लिमिटेशन तय होता है वो लिमिटेशन एक्ट से तय होता है। जी जी जी। मतलब आसान शब्दों में अगर हम जानना चाहें तो लिमिटेशन एक्ट जो है वो समय सीमा की लिमिटेशन की बात करता है। इट इज़ अबाउट टाइम लिमिटेशन। जी बिल्कुल। अगर हम जुरिस्डिक्शन आपसे जानना चाहें तो सिविल सूट्स का जुरिस्डिक्शन क्या होता है? क्षेत्राधिकार किस तरह से डिफाइन किया जाता है सिविल सूट्स में? देखिए, जब हम सिविल सूट्स के जुरिस्डिक्शन की चर्चा करते हैं तो जुरिस्डिक्शन 3 तरह से तय होता है। सबसे पहले होता है टेरिटोरियल या स्थानीय क्षेत्राधिकारिता, जिनको हम कहते हैं कि किस जगह के केसेस को कहाँ के न्यायालय में हम संस्थित करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। दूसरा होता है सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु जुरिस्डिक्शन, तो किस विषय के बारे में केसेस को किन कोर्ट्स में और कहाँ की कोर्ट्स में हम प्रस्तुत करेंगे। और फिर उसके बाद में आता है पिक्यूनियरी या आर्थिक क्षेत्राधिकार। तो जो आपका सिविल सूट रहेगा उसका न्यायालय के क्षेत्राधिकार के लिए आपने क्या वैल्यूएशन किया है, उसके आधार पर किन कोर्ट्स में उनकी सुनवाई होनी है, यह तय होता है। तो जुरिस्डिक्शंस 3 तरह से तय होते हैं, टेरिटोरियल, पिक्यूनियरी एंड सब्जेक्ट मैटर। जी जी जी। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले लिमिटेशन एक्ट की भी बात की थी, और अगर हम जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो इतने तरह के लॉज और इतने तरह के बाय लॉज और इतने सारे एक्ट्स हैं जिन पर हम सभी के जो लाइफस्टाइल है वो आधारित है। हम जिस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो वी आर ब्लेस्ड विद सो मैनी एक्ट्स, रूल्स, लॉज एंड बाय लॉज एंड एवरीथिंग। तो ये कैसे कोऑर्डिनेट होता है? अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि ये इस पर्टिकुलर एक्ट का ये लिमिटेशन है, ये एक्ट इस परिधि में आता है, इसका जुरिस्डिक्शन ऐसे डिफाइन होगा, क्या केस टू केस और पर्सन टू पर्सन या काइंड ऑफ केस के अकॉर्डिंग ये सब बदल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है, कानून सभी के लिए एक ही होता है जी। लेकिन कुछ परिस्थितियों में ज़रूर हम उस केस के नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से तय करते हैं। देखिए, यदि इसमें कहीं बेसिक लॉ नहीं होगा या लेजिस्लेशन नहीं होगा तो किस तरह के केसेस को कहाँ पे लगाना है, कौन उसकी सुनवाई करेगा, किस स्तर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है, उसकी अपील फिर कहाँ होनी है, इस सब में अनिश्चितता रह जाएगी। और कानून में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता की कोई स्थान ही नहीं होता है, संभावना ही नहीं है। जी, तो उसको डिफाइन करने के लिए लेजिस्लेशन ने पहले तो सिविल प्रोसीजर कोड जो बनाया है और उसके बाद में लिमिटेशन एक्ट बनाया है। ये दोनों ही बेसिक लॉज हैं। जब कोई स्पेशल एक्ट बनता है और जब तक उसके प्रावधान सीपीसी और लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों से अलग उसको परिभाषित नहीं करते हैं, तब तक बेसिक प्रोसीजर जो सीपीसी का है वह
और लिमिटेशन एक्ट का जो लिमिटेशन है वो उसको गवर्न करता है। जी 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 जी। तो ऐसे में अगर कुछ गलती हो जाए जुरिस्डिक्शन को लेकर, या जो आपने हमको 3 तरह के स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन समझाए भी, तो उस क्षेत्राधिकार को लेकर अगर कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है तो उसे किस तरह करेक्ट किया जाता है और उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 तरह के जुरिस्डिक्शंस हैं, तो हर जुरिस्डिक्शन की यदि मिस्टेक होती है तो उसके इफ़ेक्ट्स अलग अलग होते हैं, उसके परिणाम अलग अलग होंगे, फिर उसकी रेमेडीज़ अलग अलग होंगी। तो सबसे पहले जुरिस्डिक्शन को थोड़ा सा और अपन समझ लेते हैं, फिर उसमें किस तरह के जुरिस्डिक्शन की खामी का क्या प्रभाव होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या स्थानीय क्षेत्राधिकारिता, तो इसमें बेसिकली हमारे समझने का या दर्शकों के समझने का मूलभूत तथ्य यह रहेगा कि यदि जहाँ पे भी आपकी कोई अचल संपत्ति है वो जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है वहाँ के कोर्ट में आपको संपत्ति का केस संस्थित करना है, प्रस्तुत करना है। तो ये हो गए उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास में बहुत सारे खेत हैं, अब एक खेत पता चला कि मेरा जबलपुर में है, एक भोपाल में है, 2 अलग अलग मकान हैं, भाइयों का झगड़ा हो रहा है, तो अब उसमें जब उनको बंटवारा करवाना है, पार्टीशन करवाना है, तो अब 2 अलग अलग जगह के मकान हैं, अब जबलपुर की कोर्ट में जाएंगे कि भोपाल की कोर्ट में जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाता है। तो जहाँ कहीं पे ऐसी स्थिति है कि 2 अलग अलग न्यायालयों में आपकी संपत्ति है, तो आप उन दोनों ही न्यायालयों में से किसी भी स्थान के न्यायालय में केस लगा सकते हैं। यदि विवाद ये होता है कि वो हमको तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस जगह के न्यायालय में लगाना है, तो आपको जहाँ पे लग रहा है कि ये इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, आप वहाँ के न्यायालय में केस लगाएंगे और वह न्यायालय तय करेगा कि हाँ वाकई में इस विषय में अनिश्चितता है कि किस न्यायालय को सुनवाई करना है जी। तब वो न्यायालय स्वयं की अधिकारिता निर्धारित करते हुए उसकी सुनवाई करने के लिए तत्पर होता है जी जी जी। अब आता है आर्थिक क्षेत्राधिकार। तो कोर्ट्स में भी हायरार्की होती है, ट्रायल कोर्ट्स होती हैं, अपीलेट कोर्ट्स होती हैं जी। जैसे कि जो बेसिक कोर्ट होता है वो होता है सिविल जज क्लास 2, जिसको कि अब हम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ वर्ग कहते हैं जी। तो आर्थिक क्षेत्राधिकार के लिए व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ वर्ग का जो क्षेत्राधिकार है वो 5 लाख तक के मूल्यांकन के व्यवहारवाद को सुनने का है जी। फिर होता है व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ वर्ग जी। तो वो 5 लाख 1 रुपए से लेके और 1 करोड़ तक के मूल्यांकन के व्यवहारवाद को सुनता है। और 1 करोड़ से ऊपर का यदि जुरिस्डिक्शन है, पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है, तो वह जिला न्यायालय के स्तर का कोर्ट सुनवाई करता है। तो ये हो गया टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, पिक्यूनियरी। अब आता है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। हाँ जी। तो जब तक किसी प्रावधान में अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया है तब तक वो सारे ही केसेस सबसे नीचे का जो सक्षम न्यायालय है वो सुनता है सब्जेक्ट मैटर में। लेकिन जैसे कि कमर्शियल डिस्प्यूट्स हो गए, कमर्शियल कोर्ट एक्ट में उसके लिए अलग से प्रावधान है और स्पेशल कोर्ट्स बन गए हैं जिनको कि हम कमर्शियल कोर्ट कहते हैं, दर्जा देते हैं। बिल्कुल। तो वो जो है वो उन्हीं न्यायालयों में लगेंगे। हर व्यवहार न्यायाधीश के यहाँ पे वो केसेस प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि यदि वो कमर्शियल डिस्प्यूट या किसी विशेष प्रकार का डिस्प्यूट है जिसके लिए कि अलग से न्यायालय का गठन किया जा चुका है, तो उस प्रकृति के व्यवहारवाद को सुनने का दावा हम उन्हीं न्यायालयों में प्रस्तुत करें जहाँ पे वो न्यायालय स्थित है जी। अब बात आती है कि यदि भूलवश, अज्ञानतावश हमने कहीं गलत न्यायालय में केस को लगा दिया है, तो यदि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन का खामी रह गई है, कमी रह गई है या गलत है, तो जो दूसरा पक्ष है, प्रतिवादी है, उसको इस संबंध में बिना किसी अनावश्यक विलंब के और जहाँ तक संभव हो वाद प्रश्न स्थिरीकरण के पूर्व आपत्ति लेना चाहिए। यदि आप केस का फैसला भी हो गया, अब आप अपील में कह रहे हैं कि साहब वहाँ के कोर्ट को तो सुनने का अधिकार ही नहीं था, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं था या पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन नहीं था, ये तो वरिष्ठ वर्ग व्यवहार न्यायाधीश के पास जाना था और कनिष्ठ वर्ग ने सुन के निर्णय कर दिया है। तो जब तक यह वह पक्ष प्रमाणित नहीं करेगा, दर्शित नहीं करेगा
कि गलत स्थानीय क्षेत्राधिकारिता या आर्थिक क्षेत्राधिकारिता के न्यायालय के निर्णय से उसका पक्ष विपरीततः प्रभावित हुआ है, तब तक इस आधार पर निर्णय को बदला नहीं जाएगा। यही मान के चला जाएगा कि वो फैसला जो है वो गुडविल में ही हुआ है और सभी आधारों को शामिल करते हुए और जैसा फेयर निर्णय होना चाहिए था वैसे ही हुआ है। तो यदि हमको आपत्ति लेनी है तो बिना किसी अनावश्यक विलंब के और तत्परता पूर्वक इस विषय पे लेनी चाहिए। जी 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 सर, जैसे ऐसे जब अगर ऐसे कुछ फैसले हो भी जाते हैं और कोई भी लिटिगेंट या पिटिशनर या याचिकाकर्ता ये प्रूव कर देता है कि ये जैसा आपने भी बताया कि अगर ये नहीं होता तो इसके विपरीत अगर ऐसा होता तो उनका इतना लॉस नहीं होता, तो ऐसे में क्या जजमेंट स्क्वैश भी हो जाते हैं? नहीं, देखिए टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने पूरा केस कंटेस्ट किया है जी। आपने वॉलंटरीली अपने उस राइट को, उस ऑब्जेक्शन को दबा के रखा कि पहले हम देख लेते हैं, मेरिट में हो सकता है हम जीत जाएं। तो आपने तो पूरा खेल लिया, पूरा ड्यू प्रोसेस उसमें, पूरा ड्यू प्रोसेस, कोर्ट्स ने अपना प्रोसीजर फॉलो किया है, लॉ ने अपना काम किया है, और उसके बाद में आप इस तरह की टेक्निकल ग्राउंड्स को नहीं रेज कर सकते हैं। तो इस आधार पे बहुत मुश्किल है कि आप फैसले को पलटवा पाएं। जी जी जी, और ये आर्बिट्रेरी एक्ट नहीं है, ये बिल्कुल ड्यू प्रोसेस अपनाया जाने वाला है, क्योंकि आपको पूरा मौका दिया गया था केस को लड़ने के लिए। जी जी बेशक। लिमिटेशन एक्ट में जनरली क्या लिमिट दी गई है और किस तरह के केसेस को उसमें मतलब कंसीडर किया जाता है लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत? देखिए, लिमिटेशन एक्ट को जानना और समझना और ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। खासकर जब हम सिविल सूट्स की बात करते हैं तब लिमिटेशन एक्ट बहुत मटीरियल हो जाता है, क्योंकि अपील प्रस्तुत करने में अगर विलंब हुआ है तो आप लिमिटेशन एक्ट में उस विलंब को माफ़ करने के लिए आवेदन दे सकते हैं जी। लेकिन जब हम सिविल सूट्स की बात करते हैं, मतलब ओरिजिन जहाँ से हो रहा है, केस का डिस्प्यूट पहली बार कोर्ट में आया है, उस स्तर पे यदि आपने लिमिटेशन के बाद दावा प्रस्तुत किया है या अपने केस को प्रस्तुत किया है, तब उसमें फिर कोई भी विलंब माफ़ी या कंडोनेशन ऑफ डिले का प्रावधान नहीं लागू होता है। इसलिए इस स्तर पे कि हमें जब दावा प्रस्तुत करना है उस कॉज ऑफ एक्शन के लिए, उस केस के लिए क्या लिमिटेशन है, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि यदि आपका केस लिमिटेशन के बाद प्रस्तुत किया गया है और किसी एग्जेम्पशन में नहीं आता है, तब फिर आपका केस मेरिट पे हो सकता है, बहुत अच्छा हो, जेन्युइन हो, लेकिन चूंकि वहाँ पे कंडोनेशन ऑफ डिले के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तो आपका केस सुनवाई में मेरिट पे आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो लिमिटेशन में अगर इस तरह की कोई प्रोविज़न होता है, लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो कुछ तरह के एक्सेप्शंस भी डिफ़ाइन किए होंगे जिससे लोगों को कुछ जेन्युइन ग्राउंड्स मिल जाए कि वो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पाए, या उनको जानकारी नहीं थी, या वो आना भी चाहते थे मगर वो अपनी इंटेंशन और विल को रजिस्टर नहीं कर पाए कोर्ट के सामने। तो वो किस तरह के एक्सक्यूज़ेस होते हैं और अगर वो डिफ़ाइन किए गए हैं तो वो कहाँ और किस तरह से उनको यूज़ किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए कानून जो है वो कभी भी इतना मौन नहीं होता है कि वो परिस्थितियों के प्रति अपने आप को संबोधित करने में अक्षम पाए। कई बार ऐसी परिस्थितियां निश्चित रूप से हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए किसी नाबालिग को दावा प्रस्तुत करना है लेकिन अभी उसकी उम्र इतनी नहीं हुई है कि वो केस में स्वयं दावा प्रस्तुत कर सकता है, कोर्ट में जा सके। तब उस स्थिति में, या कोई मानसिक रूप से पागल है, मंदबुद्धि है, तब भी वो अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकता है, कानून की उसको जानकारी अभी नहीं है। तब इन परिस्थितियों में उसको जब तक उसकी ये विधिक बाध्यता कि वो बालिग नहीं हो जाता या वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो जाता, पागलपन उसका दूर नहीं हो जाता, तब तक उसके लिए वो दावा प्रस्तुत करने का परिसीमा काल या लिमिटेशन पीरियड जिसको हम कहते हैं, उसकी हम काउंटिंग प्रारंभ नहीं करते हैं, अभी घड़ी चालू नहीं हुई उसके लिए। ओके। तो एक तरह से ये बहुत आसानी से अगर माननीय न्यायालय के समक्ष इस तरह का कुछ भी एक्सक्यूज़ होता है तो कोर्ट ज़रूर ऐसे फैक्ट्स को कंसिडर करती है। इसी के साथ सर, लिमिटेशन एक्ट के बारे में किसी को भी बेसिक जानकारी होना ही चाहिए। बिल्कुल। कहाँ से, अगर आप आजकल तो हर किसी के पास जो है अवेलेबिलिटी होती है
इंटरनेट के ज़रिए। लिमिटेशन एक्ट बेसिक राइट है जो सिविल सूट्स के साथ इन पैरेलल इम्पोर्टेंस में चलता है। तो इसको कहाँ से कैसे पढ़ा जा सकता है और बेसिक जानकारी कहाँ से मिल सकती है? कुछ अगर आप इस एक्ट की डिटेल्स हमारे व्यूअर्स को बताएं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि लिमिटेशन एक्ट आप गूगल आजकल तो सभी सर्च करते हैं, गूगल में सभी लोग ढूंढते हैं, करते हैं। हाँ। आप लिमिटेशन एक्ट उसमें सर्च कीजिए, आपको पूरा बेयर एक्ट मिल जाएगा उसी में। और जब आपको किसी पर्टिकुलर केस या नेचर के बारे में लिमिटेशन क्या है, तो आप जब लिमिटेशन एक्ट को सर्च करते हैं, बेयर एक्ट उसका देखेंगे तो उसके पीछे एक शेड्यूल बना हुआ है, टेबल के फॉर्म में है। उसमें उन्होंने पूरा इसको सिस्टमैटिकली ड्राफ्ट किया हुआ है। तो यदि आपको किसी से पैसे वसूल करने हैं, उधार दिया हुआ है, आपको मनी रिकवर करनी है, उसका लिमिटेशन कितना होगा, कब से वो आपकी घड़ी स्टार्ट होगी, शुरू होगा, वो पॉइंट क्या रहेगा। यदि किसी को आपने किराए पे दे रखा है, उससे किराया वसूल करना है, किसी ने आपकी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, कब्जा वापस चाहिए है, हर चीज़ का सिस्टमैटिकली उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है, पॉइंट टू पॉइंट। इवन आपको यदि केस सिविल सूट की बात कर रहे हैं अभी तो हम, लेकिन सिविल सूट के डिसीजन के बाद में अपील करनी है तो उसका भी लिमिटेशन उसमें प्रिस्क्राइब्ड है कि हाई कोर्ट में अपील करनी है तो कितना लिमिटेशन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करनी है तो कितना लिमिटेशन है। तो सब कुछ एक्ट में काफ़ी अच्छे से और सहज तरीके से दिया हुआ है। जी। कई बार ऐसा होता है कि ये तो हम वो बात कर रहे हैं कि लोग कितनी लिमिटेशन में, कितने टाइम लिमिटेशन में कोर्ट को अप्रोच करें। क्या कोर्ट ने भी अपना कुछ इस तरह का लिमिटेशन बनाया है कि वो सिविल सूट्स को कितने टाइम में डिस्पोज करते हैं? या क्योंकि ऐसा जनरली सभी के मन में होता है, एक आम नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग बोलते हैं कि अच्छा आपका सिविल सूट चल रहा है, ये तो अब सालों साल चलेगा, तो क्या इसका भी कुछ लिमिटेशन है? ये एक वाकई में मतलब लोगों के मन में धारणा रहती है कि यदि एक बार कोई केस या डिस्प्यूट कोर्ट में पहुंच गया है तो वो पता नहीं कितने साल लगेगा, हमारे रहते में उसमें फैसला आएगा या नहीं आएगा, या कितनी पीढ़ियां और कितने पैसे उसमें लग जाएंगे। तो ये धारणा लोगों के मन में रहती है, लेकिन इसको अब न्यायपालिका ने काफ़ी अच्छे से देखना, समझना और एड्रेस करना शुरू कर दिया है। तो मध्य प्रदेश में भी हमारे पास में केस डिस्पोजल के और उनके ट्रायल के रूल्स हैं जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं, और उसमें हर केसेस के, हर तरह के नेचर के केसेस के बारे में ट्रैक डिफाइन कर दिया गया है कि कौन सा केस किस तरह के ट्रैक पे वो चलेगा, कितने समय में उसका निर्णय किया जाना अपेक्षित किया जाता है। लेकिन जैसा कि न्याय देने की मंशा है, यहाँ पे हम कोई उसको फास्ट ट्रैक या दूसरे ट्रैक्स में डाल के ये नहीं कह सकते कि इतने समय में आप इसका फैसला कर दीजिए। जी हाँ, बेशक, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट या डिस्पोजल न्यायपालिका का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, जस्टिस इम्पार्ट करना इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल तो रूल्स हैं, उनका यथासंभव पालन भी किया जाता है, कोशिश की जाती है कि उस ट्रैक में, उस समय अवधि में उस तरह के केसेस का डिस्पोजल, जजमेंट प्रॉपरली फुल ट्रायल के बाद में किया जाए। जी। तो एक ट्रैकिंग सिस्टम है और बिल्कुल किसी को अपने मोटिवेशन लूज़ नहीं करना चाहिए, अवेयर रहे, टाइमली अपने राइट्स के लिए जो है आप लिमिटेशन एक्ट को अब रेफ़र भी कर सकते हैं, जैसा आपने बताया। इसी के साथ सर आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि लोग जो हैं वो जुडिशरी के बारे में तो ये आपने एक धारणा अभी शेयर की ही, साथ ही कोर्ट से भी डरते हैं, जबकि उनको कोर्ट से डरने की आज सच कुछ आवश्यकता होती नहीं। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे विथ रेफरेंस की जो कोर्ट का सारा जो प्रोसेस होता है, जो वहाँ पे कंडक्ट होता है, वो किसी को डराने वाला तो बिल्कुल भी नहीं होता। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को भी अपने अधिकार के लिए या अपने अधिकारों के लिए जागरूक होके और इस सिस्टम के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क रेज करें। ये पूरा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है वो क्लाइंट फ्रेंडली है या पार्टीज फ्रेंडली है? पार्टीज फ्रेंडली। तो हम लोगों ने या कोर्ट्स ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस तरह का डेवलप किया हुआ है, और अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी हम काफ़ी उपयोग कर रहे हैं, जिससे आप घर बैठे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने केस की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। सब जो ऑर्डर्स होते हैं, जजमेंट्स होते हैं, उनको अपलोड किया जा रहा है, ताकि जितना भी हमारे डोर्स जनरल पब्लिक के लिए फ्रेंडली हो सके, ओपन हो सके,
उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक आप कोर्ट्स की वर्किंग को देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक वो जो पुरानी अवधारणाएं हैं या जो बताया गया है, हम उसी जाल में बने रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बीच में हम सभी व्यूअर्स को ये जानकारी भी देना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का भी एक ऑफिशियल पोर्टल है, और अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो ई कोर्ट्स भी एक पोर्टल है। इसके साथ साथ उसका एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है, और उसके ज़रिए आप अपनी केस के CNR नंबर के ज़रिए और जितने भी डिटेल्स होते हैं आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। कई तो ऐसे भी प्रोविजंस उसमें दिए गए हैं जिसके ज़रिए आप जजमेंट्स और ऑर्डर्स की कॉपी भी निकाल सकते हैं, पिटीशन की कॉपी भी निकाल सकते हैं। तो इस बात से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोर्ट ट्रायल के सिवा और कौन से ऑप्शंस हैं लोगों के पास सिविल सूट्स को सॉर्ट करने के। जैसे ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है वो अक्रॉस द टेबल बैठकर लोगों के बीच में समझौता कराते हैं। उस बारे में आपका क्या ओपिनियन आप शेयर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा भी आपने कहा था कि लोगों को डर रहता है कि कोर्ट केस अगर हो जाता है तो फिर कितना समय लगेगा। कई बार इस तरह का भी डर रहता है कि मैं अपने भाई के खिलाफ में केस लगा दूंगा तो समाज में लोग क्या कहेंगे, जी बिल्कुल, घर परिवार वाले क्या कहेंगे, ऐसा होता है। माँ बाप अगर अपने अधिकार के लिए बच्चों ने उनकी ज़मीन हड़प ली है या उनके अधिकार का हनन किया है और वो केस लगा रहे हैं। जी। हस्बैंड एंड वाइफ के डिस्प्यूट्स होते हैं जी। कई ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जिनको कि अभी भी हमारे सामाजिक परिवेश में सीधे ही न्यायालय में ले जाने में कहीं ना कहीं आदमी हिचकते हैं। तो इसलिए सबसे यहाँ पे हमारा ये कहना है कि इसके लिए जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लीगल एड है उसने हर स्तर के न्यायालय के लिए ऑफिस में प्री लिटिगेशन के लिए आप वहाँ पे क्या है फॉर्मल केस लगाने के पहले एक आवेदन देके और आपस में चर्चा करके और जो डिस्प्यूट है उसका प्री लिटिगेशन यानी फॉर्मल लिटिगेशन के पहले ही उसका जो बेटर रिजोल्यूशन हो सकता है, जो सॉल्यूशन निकल सकता है वो निकाला जाता है। और पार्टीज के पार्टिसिपेशन से वहाँ पे ना अधिवक्ता की कोई आवश्यकता होती है, अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं होती। तो कई बार जो एक आउटसाइडर उसमें एनक्रोच कर लेता है आपके परिवार के मुद्दों में, आपके इमोशंस की बातों में, वो बंद हो जाता है। जी बिल्कुल। मनी सेंट्रिक भी नहीं रहता है क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है कि आप प्री लिटिगेशन में लिटिगेशन के पहले ही चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल भी इसी का एक हिस्सा है। इसी के साथ आज का अंक हम यहाँ संपन्न करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती वक्त निकाला और आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। सिविल सूट्स और लिमिटेशन एक्ट के बारे में आपने हम सभी को जानकारी दी और मोटिवेट भी किया। आशा करते हैं आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले मंगलवार ज़रूर देखिए कार्यक्रम कानूनी सलाह। हम हाजिर होंगे आपके लिए एक नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मेघा तिवारी को। हमारी पूरी टीम की ओर से नमस्कार।